हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आई होप आप लोग अच्छे से बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, धुआंधार तरीके से सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। तो बेटा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या बातें करी थी, कहाँ पे अपना डिस्कशन छोड़ा था। हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में सीखे थे ड्राई टेस्ट, राइट। मैंने बोला था बेसिक रेडिकल्स के लिए हम लोग कुछ ड्राई टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी बोरेक्स बीट टेस्ट की, जहाँ हम लोगों ने बात करी थी किसकी, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट की। वी टॉक्ड अबाउट चारकोल केविटी टेस्ट, वी टॉक्ड अबाउट कोबाल्ट नाइट्रेट का टेस्ट, ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट फ्लेम टेस्ट। हमने समझा था कि फ्लेम में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कैसे बनती है, रिड्यूसिंग फ्लेम कैसे बनती है। हमने बात करी थी कि हम अपनी तरफ से कैसे बना सकते हैं, और अलग अलग टेस्ट के अंदर कहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज होती है, कहाँ रिड्यूसिंग फ्लेम यूज होती है, और कहाँ दोनों में आपको चीजें याद रखनी होती है ना। हर जगह पे कलर्स याद रखने के लिए हमने अलग अलग ट्रिक सीखी थी, राइट। जब हमने अलग अलग जगह पे कलर्स के लिए ट्रिक सीखी थी, तो उसके हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जहां हमारे वो बात काम आई थी, जैसे कौन सी चीज कैसे हॉट होती है, कैसे कोल्ड होती है, क्या कलर होता है, क्या नहीं होता है। सारी बातें हो गई थी। जब बेटा ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली, तो उसके बाद में मैंने आपको लेक्चर खत्म करते करते बोला था कि अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है, दो तीन और। जैसे कि सॉल्युबिलिटी के बारे में हम बात करना चाहते थे, हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में बात करना चाहते थे, कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में बात करना चाहते थे, राइट। तो बेटा उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आज हम लोग मिले हैं, और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज हम दो मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। आज हम दो मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक आज का टॉपिक होगा डिस्कशन का सॉल्युबिलिटी। बेटा ट्रस्ट मी, जो बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी समय से पढ़ रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं 11th-12th की, या अगर कोई ड्रॉपर बच्चे को आप जानते हो, या कोई ड्रॉपर बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है, तो बेटा वो समझ पाएगा सॉल्युबिलिटी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या चीज सॉल्युबल, क्या चीज इनसॉल्युबल, कैसे समझे, क्या देखें। तो हम लोगों ने उसके लिए एक जुगाड़ बनाया है। हम आज समझ लेंगे कि हर कैटेगरी के अंदर कौन से सॉल्ट्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कौन से होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम आज। दूसरी बात हम आज क्या करेंगे, दूसरी बात आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट बोले तो भाई आप लोगों को जो भी मैंने आपको बोला था ना, पिछली बार ही बोल दिया था कि अब से जो भी लेक्चर आप पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस का, वो सिर्फ इस चैप्टर पे सेंट्रिक नहीं होगा, पूरी इनऑर्गेनिक पे सेंट्रिक होगा। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट्स उसी का ही कुछ बात है, सॉल्युबिलिटी उसी से रिलेटेड कुछ बात है। सॉल्युबिलिटी की बातचीत आप केमिकल बॉन्डिंग से करने लग जाते हो 11th में, हीटिंग इफेक्ट की बात आप एस ब्लॉक से करने लग जाते हो। कैसे भाई, मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। तो अलग अलग चीजों की हीटिंग हमें बात करनी होती है, तो उन इफेक्ट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं जो आज का मेरा मुद्दा है। जैसे ही हो जाएगा क्लास को ओवर कर देंगे, डीपीपी के सवाल लगा लेंगे और आगे बात करेंगे, ठीक है, अगले सेशन में। चलिए एक एक करके बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना डिस्कशन बेटा शुरू करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बिगिन विद सॉल्युबिलिटी। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो हमें ना अपनी गाड़ी वापस से मोड़ के एसिडिक रेडिकल पे लानी होगी। हम एसिडिक रेडिकल से पिछले लेक्चर तक बेसिक रेडिकल पे सफर कर रहे थे काफी समय से। हम वापस मुड़ के किधर आ गए हैं, अब एसिडिक रेडिकल की तरफ आ गए हैं। क्यों, क्योंकि एसिडिक रेडिकल में आपने एनायन पढ़े थे बहुत सारे, और एनायन ही तो सॉल्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनसे सॉल्ट के नाम बनते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, एसीटेट्स, ऑक्सिलेट्स, नाइट्रेट्स, राइट। तो आपके एसिडिक रेडिकल्स में ही तो एनायंस आते हैं, तो एनायंस की चर्चा हमें यहाँ पे करनी है। तो बेटा याद करो फिर, जब आपको मैंने एसिडिक रेडिकल पढ़ाया था, जब आपको मैंने एसिडिक रेडिकल पढ़ाया था, तो एसिडिक रेडिकल कैसे पढ़ाया था। सर ये तो आपने हर क्लास में लगा लिया है, आप हर क्लास की शुरुआत ऐसी कर देते हो। तो बेटा अच्छा है ना, जितनी बार हम बोलेंगे, जितनी बार हम सुनेंगे, उतनी चीजें हमें ज्यादा रिटेन रहेंगी दिमाग में। तो बेटा एसिडिक रेडिकल हमने तीन तरीके से पढ़ा था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। याद है क्या, ग्रुप 1 में हमने क्या कहा था, ग्रुप 1 में हमने बोला था एसएसटी काम नहीं आती। ठीक है, हमने क्या बोला था, एसएसटी काम नहीं आती। जहां पे हम बोला करते थे सल्फाइड, सल्फाइट, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, एसीटेट। और मैंने एक ट्रिक और बताई थी, एक और ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कांट सिंग सॉन्ग। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कांट सिंग सॉन्ग। कैसे, कार्बोनेट, एसीटेट, ठीक है, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, थायोसल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, राइट। ठीक है साहब,
तो ये हमारे पास ट्रिक थी। ग्रुप 2 के लिए हमने क्या पढ़ाई थी? ग्रुप 2 के लिए हमने पढ़ा था CBI ऑन। हमने कहा था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सिलेट और नाइट्रेट। मैंने कहा था ध्यान रखना, ग्रुप 1 में नाइट्राइट आता है, ग्रुप 2 में नाइट्रेट आता है ना? अच्छा, ग्रुप 3 में हमने क्या करा था? ग्रुप 3 में हमने बोला था सोनू ने पूनम को बॉम्बे में फंसाया। ये हमने पढ़े थे ग्रुप 3 में, सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट और फ्लोराइड, राइट? तो बेटा इन सब की हम एक एक करके बातचीत करेंगे और हम बोलेंगे ये इतने सारे जो कैटेगरीज हैं सॉल्ट्स की, इनके किसके सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, किसके सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, यदि सारे सॉल्युबल होते हैं तो क्या क्या एक्सेप्शन है, यदि सारे इनसॉल्युबल है तो क्या क्या एक्सेप्शन है, एक एक करके बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप 1 से चर्चा। सबसे पहले चर्चा कहां से शुरू करते हैं? ग्रुप 1 से। यदि ग्रुप 1 से चर्चा शुरू कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहां मैंने अपने सॉल्ट्स को इस सीक्वेंस में लगाया हुआ है। मैंने अपने सॉल्ट्स को इस सीक्वेंस में लगाया हुआ है। किस सीक्वेंस में लगाया हुआ है भाई? कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, थायोसल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइट। कांट सिंग सॉन्ग टाइप लग रहा है क्या ये? कांट सिंग सॉन्ग, ठीक है? दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। तो बेटा जी सबसे पहले इस चार्ट का मतलब समझिएगा, ठीक है? बहुत महान आदमी ने चार्ट दिया है, इस चार्ट का मतलब समझिएगा। कैसे आप चार्ट का मतलब समझेंगे? सबसे पहले यहां जो बात हो रही है वो जनरल बात है, इस साइड जो बात हो रही है वो एक जनरल बात है, और इस साइड जो बात हो रही है वो इस जनरल नेचर का ओपोज करने वाली बात है, ठीक है? यहां तो जनरल बात है, यहां उसका एक्सेप्शन है, मतलब यहां वो बात है जो उस नेचर को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? सुनना मेरी बात को एक एक करके ध्यान से। मैंने बोला सबसे पहले हम कार्बोनेट की बात करते हैं, क्योंकि हम ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल डील कर रहे हैं। यदि हम ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल को डील कर रहे हैं तो हमें कांट सिंग सॉन्ग के बारे में बातचीत करनी है। तो कांट सिंग सॉन्ग में सबसे पहले कार्बोनेट आता है, तो कार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। तो पहले इस चार्ट का मतलब समझो, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? हम बोलेंगे ऑल इनसॉल्युबल, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। तो आप इन जनरल बोलते हो कि जो आपके मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। अगर आपसे मैं सॉल्युबल या इनसॉल्युबल की बात कर रहा हूं और मैंने सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया तो ये अंडरस्टूड है ना बात की किस में सॉल्युबिलिटी जज हो रही है? वाटर में। या तो मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बताओ, मुझे कार्बन डाइसल्फाइड में बताओ, मुझे एसीटोन में बताओ, मैंने सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया, तो अंडरस्टूड समझ लोगे क्या तुम लोग अपने आप कि यहां सॉल्युबिलिटी में किस में चेक करना चाह रहा हूं भाई? पानी में चेक करना चाह रहा हूं। इतनी बात तो अपने को आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो यहां पे मैंने कह दिया कि कार्बोनेट के सभी सॉल्ट कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल, एक्सेप्ट वो इनऑर्गेनिक ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो। तो ऑल कार्बोनेट सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट दीज। ये जो कार्बोनेट के सॉल्ट्स हैं ये कैसे हैं? सॉल्युबल। मैंने कहा था ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट है वो क्या करेगा? वो जो यहां नेचर बताया है उसका क्या करेगा? रिवर्स, इसीलिए तो वो एक्सेप्शन है, राइट? अच्छा, तो बेटा इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम अगर एल्कली मेटल की बात करते, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो हम बोलते ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए थे? सॉल्युबल होने चाहिए थे। परंतु लिथियम का जो कार्बोनेट होता है वो कैसा होता है? इनसॉल्युबल। लिथियम को हटा दो और इसकी जगह किसको लगा दो? अमोनियम आयन को। किसको लगा दो? अमोनियम आयन को। देखो, लिथियम को हटा दो और उसकी जगह किसको लगा दो? अमोनियम आयन को। तो मैंने लगा दिया अमोनियम आयन, फिर लगा दिया तुम्हारा Na+, मैंने तुम्हारा लगा दिया अमोनियम आयन, फिर मैंने लगा दिया Na+, फिर K+, फिर Rb+, और फिर सीजियम प्लस। फ्रेंशियम प्लस की हम बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है ऑब्वियसली। तो भाई साहब इसको याद कैसे करेंगे? तो हमने बोला कि सभी कार्बोनेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट इनके कार्बोनेट्स के। इनके जो कार्बोनेट्स होंगे Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, NH4CO3, ये सब के सब कैसे होंगे? सॉल्युबल होंगे। अगर ये सब के सब सॉल्युबल होंगे तो इनको याद करने की ट्रिक सीख लो। इनको याद करने की ट्रिक हो जाएगी, ये ट्रिक आप क्या पढ़ते थे भाई? हम तो पढ़ाते हैं लीना की रब से फरियाद, राइट? तो हम यहां बोल देंगे नेहा ने की रब से फरियाद। फरियाद हमें पता है, फ्रेंडशिप हम इंक्लूड नहीं कर रहे, बट ठीक है, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट, है ना? नेहा ने की रब से फरियाद। बेटा ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, नेहा ने की रब से फरियाद, ये बहुत काम आएगी तुम्हारे आज।
इतनी जगह पे ये ऑर्डर आएगा, इतनी जगह पे ये ऑर्डर आएगा, तो तुम्हें ध्यान से समझनी है सारी ट्रिक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सभी मेटल के कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट इनके। इनके कार्बोनेट्स कैसे होते हैं, सॉल्युबल। इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, नेहा ने की रब से फरियाद, ठीक है। जहां पे जो आपका फरियाद है वो कैसा रहेगा, साइलेंट। फरियाद जो है वो कैसा रहेगा, साइलेंट। पर हम यूज करेंगे स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए हर जगह पे, ठीक है साहब। आगे चलें, चलो ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अब आता है कांट सिंग सॉन्ग में सेकंड नंबर किसको दिया मैंने, एसीटेट आयन को। एसीटेट आयन जो है वो ये कह रहा है ऑल सॉल्युबल, मतलब आप ये कह रहे हो कि जितने भी एसीटेट आयन वाले सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कार्बोनेट तो कैसे हो रहे थे, इनसॉल्युबल, पर एसीटेट वाले सॉल्ट्स कैसे होते हैं, सॉल्युबल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्योंकि एक्सेप्शन तो आना है, तो सभी सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट Ag एंड Hg। ऐसे पढ़ो इसको, यानी कि आपको यह समझ में आएगा कि सिल्वर के साथ जो एसीटेट का सॉल्ट बनेगा या मरकरी के साथ जो एसीटेट का सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा बेटा इस बार, इनसॉल्युबल। यहां पे सभी इनसॉल्युबल थे तो ये सॉल्युबल बन रहे थे, यहां ये सभी सॉल्युबल हैं तो ये कैसा बन रहा है भाई, इनसॉल्युबल बन रहा है, ठीक है, इनसॉल्युबल बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। NO2 माइनस, NO2 माइनस के लिए कह रहा है ऑल सॉल्युबल, मतलब नाइट्राइट जो होते हैं सभी सॉल्ट के, नाइट्राइट्स जो होते हैं सभी मेटल के वो कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट सिल्वर, एक्सेप्ट सिल्वर। सिल्वर का नाइट्राइट कैसा होता है, इनसॉल्युबल। इस टेबल को पढ़ना आया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे, सर ये कैसे याद रखेंगे कौन सा इनसॉल्युबल सॉल्युबल कौन सा सॉल्युबल, बेटा उसके लिए मैं हूं, अभी टेबल समझ, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट के लिए बोल रहा है ऑल इनसॉल्युबल, मतलब थायोसल्फेट वाले जो सॉल्ट्स होते हैं वो सभी के सभी इन जनरल कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इनके। ये सारे कैसे होंगे आपके, सॉल्युबल। सिल्वर का थायोसल्फेट, कॉपर का थायोसल्फेट, लेड का थायोसल्फेट, मरकरी का थायोसल्फेट, बेरियम का थायोसल्फेट, बिस्मथ का थायोसल्फेट, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, सॉल्युबल। कैसे हो जाएंगे, सॉल्युबल, ठीक है। ये यूनिवर्सल ऑर्डर बन रहा है अब तुम्हारा, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, सारी बातें यही कर देंगे। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। सल्फाइड, सल्फाइड के लिए भी मैंने कहा ऑल इनसॉल्युबल, मतलब सारे मेटल के सल्फाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट इनके। ये जो सल्फाइड्स आएंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और अमोनियम के, ये जो सल्फाइड्स आएंगे ये सारे के सारे कैसे होंगे तुम्हारे, सॉल्युबल होंगे, राइट। अच्छा, यहां सल्फाइड भी कैसे हैं, इनसॉल्युबल, यानी कि सभी मेटल के सल्फाइड्स कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट इनके, एक्सेप्ट इनके। अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉल्युबल, ठीक है। अब पहले तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का हल करते हैं कि ये कैसे ध्यान रहेगा कि कौन से इनसॉल्युबल कौन से सॉल्युबल, तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रहेगा, कांट सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे खेलना तुम्हें क्या है, 1 2 3 गाना है ना, 1 2 3 माधुरी दीक्षित वाला, 1 2 3 1 2 3। तो बेटा जी सबसे पहले इनसॉल्युबल, 2 का मतलब 2 बार सॉल्युबल, 3 का मतलब दोबारा 3 बार इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल सॉल्युबल इनसॉल्युबल का पैटर्न है, 1 का मतलब 1 बार इनसॉल्युबल, 2 का मतलब 2 बार सॉल्युबल, 3 का मतलब 3 बार इनसॉल्युबल। देखो, 1 का मतलब 1 बार इनसॉल्युबल, 2 का मतलब 2 बार सॉल्युबल, 3 का मतलब 3 बार इनसॉल्युबल, ठीक है साहब, ध्यान रहेगा। अच्छा जी, अगर ये ध्यान रहेगा आपको तो अब बात करते हैं इनकी ट्रिक्स की। ट्रिक्स की क्या, तो देखो पहले की ट्रिक तो हमने समझ ली थी, नेहा ने की रब से फरियाद। अब ये क्या है, एजी एचजी एजी, तो ऐसे ध्यान रखो, नेहा ने की रब से फरियाद, अजी आज ही आज, अजी होगी आज। नेहा ने की रब से फरियाद, अजी होगी आज। अजी मतलब सिल्वर, होगी मतलब एचजी, आज मतलब सिल्वर, ठीक है, समझ आ जाएगा। नेहा ने की रब से फरियाद, अजी होगी आज, ठीक है। अगर आज हो गई रब से फरियाद तो अब आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये H2O3 2 माइनस जो है वो सारे के सारे इनसॉल्युबल हैं, परंतु ये कैसे हैं, सॉल्युबल। तो कैसे करेंगे इसको, इसको कैसे याद करेंगे, आपको याद है मैंने एजी पीबी एचजी आपको कैसे याद करवाया था, जब मैं आपको ग्रुप 2 के वो पढ़वा रहा था, जब बेसिक रेडिकल में ग्रुप 1 याद करवा रहा था तो मैंने इसे कैसे याद करवाया था, और प्यार हो गया, राइट। तो वही हम यहां यूज करेंगे, और सीयू को लिखते थे हम कैसे, तो हम यहां लिखेंगे और कैसे प्यार
या आज यहाँ पे हम सिल्वर के लिए आज यूज कर रहे हैं ना, तो आज यूज कर लो चलो, या अजी यूज कर लो। तो हमने बोला अजी कैसे प्यार हो गया, इन दोनों के लिए मैं लिख रहा हूं बेबी। ध्यान से देखना, अजी कैसे प्यार हो गया बेबी, बेबी में आपका बेरियम भी आ गया और बिस्मत भी आ गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेरियम भी आ गया और बिस्मत भी आ गया। अजी का मतलब सिल्वर, कैसे का मतलब कॉपर, प्यार का मतलब पीबी, हो गया का मतलब एचजी, बीए का मतलब बेरियम और बीवाई का मतलब बिस्मत। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा, बताओ। ठीक है, तो आप कैसे ध्यान रखोगे, आप बोलोगे कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल होते हैं, परंतु नेहा ने की रब से फरियाद, वो वाले कैसे होते हैं, सॉल्युबल। नेहा ने की रब से फरियाद मतलब अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन, ये इनके कैसे होते हैं कार्बोनेट्स, सॉल्युबल। अच्छा, आपने बोला एसीटेट आयन जो है वो सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट अजी होगी, मतलब सिल्वर और मरकरी के कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, नाइट्राइट आयन सारे सॉल्युबल होते हैं, पर सिल्वर का नाइट्राइट कैसा होता है, इनसॉल्युबल। अच्छा, थायोसल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, पर थायोसल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, पर सिल्वर, कॉपर, लेड, मरकरी, बेरियम और बिस्मथ इन सबके कैसे होते हैं, सॉल्युबल। ठीक है, तो इनको याद करने की ट्रिक हमने सीख ली थी, क्या सीख ली थी, अजी कैसे प्यार हो गया बेबी। क्लियर है, ये वाले सारे के सारे कैसे हो जाएंगे आपके, सॉल्युबल। अच्छा, आगे बात करते हैं, सल्फाइड सारे के सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, पर इनके कैसे होते हैं, सॉल्युबल। अगर इनके होते हैं सॉल्युबल तो बेटा ध्यान से देखो, क्या इतना सीक्वेंस तो यही एज इट इज रिपीट हो गया क्या, तो वही हो जाएगा, नेहा ने की रब से फरियाद। फरियाद आपका कैसा रहता है यहाँ पे, साइलेंट, फरियाद आपका रहता है साइलेंट। पर बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसके आगे वाला ऑर्डर याद करो। कल ही बात करी थी अपन ने, परसों ही बात करी थी अपन ने, एक दिन पहले ही बात करी थी अपन ने। अरे भैया रोज सी बात कर रहे हैं, रिविजन तो रोज ही कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे हम, कन्या बड़ी सुंदर, क्या बोल रहे थे, कन्या बड़ी सुंदर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, राइट। ठीक है, अच्छा, तो नेहा ने की रब से फरियाद, कन्या बड़ी सुंदर, ये जो सारे आयन्स होते हैं इन सब के सल्फाइड्स कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉल्युबल। ठीक है, जब इसको पढ़ोगे ना, घर जाके रिवाइज करोगे, ढंग से दो तीन बार प्रैक्टिस में लाओगे, थोड़े से सवाल लगाओगे, अपने आप सारी ट्रिक्स को अप्लाई करना आ जाएगा। सवाल मैं लगवा दूंगा चलो थोड़ा सा, बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। चलो, अच्छा, सल्फाइड की बात करते हैं। सल्फाइड भी बेटा सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट इनके, मतलब ये कैसे होते हैं, सॉल्युबल। और फिर ध्यान से देख लो, यहां पे फिर से क्या आ गया, नेहा ने की रब से फरियाद, नेहा ने की रब से फरियाद। ठीक है, समझ में आई क्या बात, बताओ, अरे बोलो रे, क्लियर है। अच्छा जी, अगर ये वाली बातें समझ में आती हैं तो बेटा मैंने ग्रुप वन के सभी रेडिकल्स का सॉल्युबिलिटी चार्ट तुम्हें बता दिया, और तुम्हें बता दिया कि ग्रुप वन में जितने एनायंस होते हैं उनके कौन से सॉल्ट्स तुम्हारे सॉल्युबल होते हैं और कौन से वाले कैटायन के सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं। बताओ, फोड़ दोगे कि फूट जाओगे, कर लोगे। और तुम्हें ये जो इनसॉल्युबल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का ड्रामा लग रहा था, इसके लिए मैंने कह दिया गाना याद रख लो, 1 2 3। तो एक का मतलब इनसॉल्युबल, दो का मतलब दो सॉल्युबल, तीन का मतलब वापस से तीनों इनसॉल्युबल। ठीक है साहब, बढ़ जाए आगे। चलिए, अगर ग्रुप वन समझ में आ गया तो बात करते हैं ग्रुप टू की। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप टू, तीन ही तो है हमारे पास में। ग्रुप टू की बात करते हैं। ग्रुप टू क्या होता है, ग्रुप टू होता था सीबीआई ऑन। तो बेटा यहां पे बड़ी आसान सी बात है, यहां पे बस इतना सा ध्यान रख लो, सिर्फ ऑक्सिलेट के सॉल्ट्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे के सारे ही कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सिर्फ ऑक्सिलेट के सॉल्ट्स ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल हैं, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, सॉल्युबल हैं। बताओ समझ में आई क्या बात, पक्का, सिर्फ ऑक्सिलेट के इनसॉल्युबल, बाकी सारे के सारे सॉल्युबल, परंतु एक्सेप्शन तो होना ही है। क्या एक्सेप्शन होना है, एक एक करके बात कर लेते हैं। मैंने बोला Cl माइनस के सभी सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट इनके, एक्सेप्ट इनके। ठीक है, पक्की बात, ओके। तो इन सब के सॉल्ट्स कैसे होंगे, सॉल्युबल। कैसे होंगे, सॉल्युबल नहीं, कैसे होंगे, इनसॉल्युबल, क्योंकि सारे के सारे ऑलरेडी कैसे हैं, सॉल्युबल। मुझे एक बात बताओ, Ag का AgCl बना दोगे, Cu का CuCl2 बना दोगे, PbCl2 बन जाएगा, HgCl2 बन जाएगा।
इनका क्या बनेगा? तो बेटा ये याद करो, पी ब्लॉक में भी पढ़ा था और हमने कंफर्मेटरी टेस्ट में भी पढ़ा था बिस्मथ एंटीमनी के। ये क्या बनाता है? BiOCl और SbOCl। और इनके कलर हम बात कर चुके हैं हाइड्रोलिसिस के टाइम, जब ट्राइहेलाइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था पी ब्लॉक में। इनका कलर कैसा होता है? पर्ल वाइट। तो ये क्या होते हैं? BiO प्लस या SbO प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Cl माइनस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, BiOCl और SbOCl बना देते हैं। ठीक है साहब? इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने की ट्रिक समझ लो। इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी, अजी कैसे प्यार हो गया बायो से सबको। ठीक है? BiO बायो से सबको, SB का मतलब, SbO का मतलब सबको। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, जब मैंने बोला Cl माइनस के सारे सॉल्ट सॉल्युबल हैं, पर ये वाले सॉल्ट्स कैसे हैं? इनसॉल्युबल हैं। तो Ag, अजी के लिए Ag, कैसे का मतलब कॉपर, प्यार का मतलब Pb, हो गया का मतलब मरकरी। ये तो हमारी पुरानी ट्रिक है जो चलती आ रही है। बायो का मतलब बायो और SbO का मतलब सबको, से आप साइलेंट मान सकते हो। तो अजी कैसे प्यार हो गया बायो से सबको। ठीक है? ओके, क्यों बताया मैंने ये? बहुत सारे बच्चों का बायो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो उनके लिए लिख दी हमने ये वाली बात। ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। Br माइनस की बात करें अगर, तो बेटा Br माइनस के ब्रोमाइड आयन के भी सभी सॉल्ट कैसे होते हैं? वैसे तो सॉल्युबल होते हैं, पर कुछ सॉल्ट्स ऐसे होंगे जो इनसॉल्युबल भी होंगे। तो वो इनसॉल्युबल वाले कौन से हैं? तो अजी कैसे प्यार हो गया, AgCuPbHg। ये देखो, इनके क्लोराइड भी कैसे हैं? इनसॉल्युबल। इनके ब्रोमाइड भी कैसे हैं? इनसॉल्युबल। इनके आयोडाइड भी कैसे हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है? ठीक है, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन हो गया, पर हम आगे बात करते हैं। यहां पे ट्रिक क्या आएगी? वही ट्रिक आएगी जो इतने सालों से चल रही है, अजी कैसे प्यार हो गया। अभी हो सकता है तुम्हें ट्रिक सुन के लग रहा हो सर ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, पर बेटा जब सवाल करोगे ना तब यही ट्रिक्स काम आएंगी। दिखाऊंगा मैं तुम्हें कैसे समझ आएगा ये। ठीक है? अच्छा, Br माइनस समझ में आ गया, Cl माइनस समझ में आ गया। अजी कैसे प्यार हो गया बायो से सबको, BiO और SbO वहां पे नए ऐड हुए थे। अजी पैसे कैसे प्यार हो गया, ये आपका Br माइनस हो गया। अब I माइनस, I माइनस क्या कहता है? वैसे तो मेरे सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, पर कुछ सॉल्ट्स हैं जो मेरे भी इनसॉल्युबल होंगे, तो हम बोलेंगे अजी कैसे प्यार हो गया भिखारी। Bi का मतलब बिस्मत, और बिस्मत को याद करने के लिए मैंने क्या बोला है? भिखारी। तो मैंने क्या बोला है यहां पे? मैंने बोला अजी कैसे प्यार हो गया भिखारी। ठीक है? कभी कभी अपन डांट नहीं देते बच्चे को जब बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होते, कि भिखारी तू पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्या करने में लग रहा है? तो वही वाला हिसाब किताब है, अजी कैसे प्यार हो गया भिखारी। ठीक है? तो BI को हमने बोल दिया भिखारी। समझ में आई? बेटा सिर्फ ट्रिक्स हैं, इनको कोई भी लिटरल बातों से मतलब नहीं है, बस चीजों को याद करने के लिए हमने बना रखे हैं तरीके, दैट्स इट। ठीक है? अच्छा, अजी कैसे प्यार हो गया भिखारी, ये हो गई हमारे पास में I माइनस की बातें। यानी कि AgI जो होगा वो इंसॉल्युबल होगा, CuI इंसॉल्युबल होगा, CuI2, PbI2 इंसॉल्युबल होगा, और PbI2 तो आपको पता है येलो PPT बनाता है, हम कई बार बात कर चुके हैं। BiI3 इंसॉल्युबल होगा, HgI2 इंसॉल्युबल होगा। ठीक है? चलो साहब, अगर ये समझ में आई तो अब आती है बात नाइट्रेट की। नाइट्रेट भी क्या होते हैं? वैसे तो सारे सॉल्युबल होते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ BiO जो बायो था, इसका जो नाइट्रेट बनेगा BiONO3, ये कैसा हो जाता है? इनसॉल्युबल। ये कैसा हो जाता है बेटा? इनसॉल्युबल। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ बायो एकमात्र जो इनसॉल्युबल है, इसका जो बिस्मथ ऑक्सी नाइट्रेट जो बनता है वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है? तो इसका क्लोराइड भी इनसॉल्युबल और इसका नाइट्रेट भी इनसॉल्युबल। राइट? ठीक, आगे बात करते हैं। ऑक्सिलेट। अब ऑक्सिलेट में अलग बात हो रही थी, मैंने बोला ऑक्सिलेट वैसे तो इनसॉल्युबल होते हैं, ऑक्सिलेट वैसे तो इनसॉल्युबल होते हैं, परंतु कुछ मेटल के ऑक्सिलेट ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल भी होते हैं। कौन से? बेटा नेहा ने की रब से फरियाद, मैंने कहा था ये बहुत काम आता है। तो इनको गाने की तरह याद रख लो, ध्यान रह जाएगा। कैसे? अजी कैसे प्यार हो गया बायो से सबको, अजी कैसे प्यार हो गया, अजी कैसे प्यार हो गया भिखारी, बायो नेहा ने की रब से फरियाद। ये हमारे पास हो गई ग्रुप 2 की बातें। बोलो कोई दिक्कत? आसान है यहां पे याद रखने का, इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलेट जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और पिछले वाले में आपने 1 2 3 गाना याद कर लिया था तो आपको समझ आ गई थी बातें, ट्रिक भी समझ आ गई थी। ठीक है जी? चलो, अगर ये वाली बात हो गई है, ग्रुप 2 भी समझ आता है, तो अब हम चलते हैं ग्रुप 3 की तरफ।
अब कहाँ चलते हैं हम? ग्रुप 3 की तरफ। अगर ग्रुप 3 की तरफ जाते हैं तो बेटा ग्रुप 3 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? सोनू ने पूनम को बॉम्बे में फंसाया, या सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसाया। बेटा जी, सोनू ने पिंकी को बॉम्बे में फंसा तो लिया, पर ये जो बोरेट है इसकी सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस नहीं करते। बोरेट को बोरेक्स बीट टेस्ट में जरूर यूज कर लेते हैं हम लोग, पर यहाँ पे BO3 3- की सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस नहीं करते। हमें सिर्फ कौन से डिस्कस करने होते हैं? ये 3 डिस्कस करने होते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड। ठीक है, चलो देखो, सल्फेट, फॉस्फेट और फ्लोराइड सिर्फ 3 में डिस्कस करना चाहता हूं। तो बेटा यहां पे हम कैसे याद रखेंगे? आपको ध्यान है, सिक्योरिटी एजेंसीज जो होती हैं, SIS, जो हमारे जितने भी बैंक्स के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, अपार्टमेंट्स के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है जहां पे SIS लिखा होता है ना, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो हमने बोला वैसे याद रख लेंगे, SIS मतलब सल्फेट के लिए सॉल्युबल, फॉस्फेट के लिए इनसॉल्युबल, फ्लोराइड के लिए सॉल्युबल। ठीक है, SIS। ये सारे सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल। तो हम बोलते हैं जो सल्फेट्स होते हैं वो जनरली सारे क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, परंतु देयर आर फ्यू एक्सेप्शन जो कैसे होंगे? इनसॉल्युबल। कैसे होंगे? इनसॉल्युबल। ठीक है, वो कौन कौन है? ये BaCa Pb Sr Ag Hg, इनके अगर आपने सल्फेट्स बनाए तो वो कैसे होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने फॉस्फेट्स की बात करी तो फॉस्फेट वैसे तो सारे इनसॉल्युबल होते हैं, परंतु कुछ मेटल के फॉस्फेट सॉल्युबल हैं, और वो कौन है? ये। तो बेटा ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, इसकी ट्रिक तो तुम्हें याद है। नेहा ने की रब से फरियाद। तो बेटा आप तो एक काम करो, नेहा ने की रब से फरियाद लिख दो, और इससे जितने लिंक्ड है वो इसके नीचे लिख दो कि इसके क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं जिन पे ये लगता है। राइट, ठीक है। अब फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन वैसे तो सारे सॉल्युबल हैं, SIS सॉल्युबल का नंबर है, वैसे तो सारे सॉल्युबल है, पर कुछ क्या है? इनसॉल्युबल। कौन कौन से इनसॉल्युबल? ये वाले। अब सर इसको और इसको कैसे याद करें? बेटा इसको और इसको याद करने की ट्रिक सुनो। क्या बोला मैंने? सुनना ध्यान से। भारत का, BA का मतलब भारत, भारत का पंजाबी सरदार, भारत का पंजाबी सरदार आज, HG का मतलब आप मान लो हांगकांग गया। भारत का पंजाबी सरदार आज हांगकांग गया। भारत का मतलब BA, का मतलब कैल्शियम, पंजाबी मतलब PB, सरदार मतलब स्ट्रोंशियम, आज मतलब AG, और हांगकांग मतलब HG, और गया उसका स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो भारत का पंजाबी सरदार आज हांगकांग गया। अब यहां क्या आ रहा है? BaCa Pb SrMg, ये वाले जो आपके फ्लोराइड्स है वो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? इनको हम बोल देंगे भारत का पंजाबी सरदार, भारत का पंजाबी सरदार मॉरिशियस जाएगा। वहां था आज गया, यहाँ है मॉरिशियस जाएगा, तो आज से फर्क पड़ रहा है। वहां आज सिल्वर का था, यहाँ आज नहीं है। तो हमने बोला भारत का पंजाबी सरदार मॉरिशियस जाएगा, मॉरिशियस जाएगा मतलब मैग्नीशियम। ठीक है साहब, तो वापस से सुन लो मेरी बात। सल्फेट्स वैसे तो सारे सॉल्युबल होते हैं, पर ये जो हैं ये कैसे होते हैं आपके? इनसॉल्युबल। मतलब BaSO4 इनसॉल्युबल, CaSO4 इनसॉल्युबल, PbSO4 इनसॉल्युबल, SrSO4 इनसॉल्युबल, Ag2SO4 भी इनसॉल्युबल, Hg2SO4 भी इनसॉल्युबल, या HgSO4 इनसॉल्युबल। ठीक है, अच्छा। अगर आपने फॉस्फेट की बात करी, वो वैसे सारे इनसॉल्युबल होते हैं, पर अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, रुबिडियम फॉस्फेट, सीजियम फॉस्फेट, ये कैसे होंगे? सॉल्युबल। अच्छा, फ्लोराइड वैसे सारे सॉल्युबल है, पर बेरियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ये कैसे हो जाएंगे आपके? इनसॉल्युबल। ध्यान रहेगा? पक्का? ठीक है, याद कैसे करना है बेटा? हर रेडिकल की ट्रिक याद होनी चाहिए, दैट्स इट। और ये पता होना चाहिए वो सॉल्युबल के लिए या इनसॉल्युबल के लिए। दैट वे दिस चार्ट हैज बीन ड्रिवन या मेड। जितनी बार पढ़ोगे याद होता जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ग्रुप 1 की बातें कर ली, इस तरीके से मैंने ग्रुप 2 की बातें कर ली, इस तरीके से मैंने ग्रुप 3 की बातें कर ली। राइट, अब हम बात करते हैं आगे। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इन ग्रुप से लाए नहीं करते, बट इन जनरल आपको पता होने चाहिए। इन जनरल पता होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। तो बेटा जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये है पॉलीसल्फाइड, मतलब S2 2- मान लो, S3 2- मान लो,
S4 2 माइनस मान लो, इस तरीके से N की वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, या S2 माइनस मान लो। इस तरीके के जो सल्फाइड्स हैं, ये क्या हो गया आपका क्लोरेट, और ये क्या हो गया आपका पर क्लोरेट, और ये हो गया अमोनियम आयन। इनके इन जनरल सभी सॉल्ट्स कैसे होते हैं? सॉल्युबल। इनके सभी सॉल्ट जनरली कैसे होते हैं? सॉल्युबल, ठीक है। अच्छा, अब बाइकार्बोनेट सारे के सारे कैसे होते हैं? सॉल्युबल, एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता। सॉल्वे प्रोसेस एक बार रिवाइज करना फटाफट एस ब्लॉक का, वहां बताया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्यों सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लेते हैं वहां पे, या क्यों नहीं बनाते हैं। पोटेशियम वाला क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, बाइकार्बोनेट्स की और बात करें तो बेटा ये जो कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बचे हुए एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो अमोनियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का बाइकार्बोनेट, आप ये ध्यान रख लो, एल्कली मेटल वाली जो सीरीज थी, लिथियम हटा के अमोनियम लगा दिया था। इनके जो बाइकार्बोनेट हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में, बाकी सबके सॉल्यूशन स्टेट में, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रहते हैं तो सवाल करने में हेल्प मिलती है, बाकी जब इन पे क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा रियलाइज होगा, ठीक है। सल्फाइड का आपने ऑर्डर पढ़ा था ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में सल्फाइड का आपने ऑर्डर पढ़ा था। जो सल्फाइड का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है? ये जो बातें कि सल्फाइड वैसे तो सारे इनसॉल्युबल होते हैं, पर इनके कैसे होते हैं? सॉल्युबल। ये सेम बात किस पे लगती है? OH माइनस पे भी लगती है। ये सेम बात किस पे लगती है? OH माइनस पे भी, कि सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स वैसे तो इनसॉल्युबल होते हैं, पर इन सब के मेटल हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जो सल्फाइड आयन की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर है? हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी का है वही सीन किसका है? क्रोमेट की। तो सल्फेट के लिए आपने क्या बातें करी थी? सल्फेट के लिए आपने कहा था वैसे तो सारे सॉल्युबल होते हैं, पर ये वाले जो हैं ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। तो ये सेम बात आप किसके लिए भी बोलोगे? क्रोमेट आयन के लिए भी बोलोगे, कि वैसे तो सारे मेटल क्रोमेट सॉल्युबल होते हैं, पर इनके मेटल क्रोमेट्स कैसे होते हैं आपके? इनसॉल्युबल। सिल्वर क्रोमेट तो आपको पता भी है, पीपीटी बनाता है। हो गई ना बात, ठीक है। अच्छा जी, चलो, अगर ये वाला पॉइंट भी समझ में आता है तो अब बात करते हैं आगे। सारे ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं इनके अलावा। सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं इनके अलावा। इसको याद कैसे कर सकते हो? देख लो, सर का भाई, वहां करण बताया था मैंने, है ना, पहले एक बार बताया था जब करण बताया था फ्लेम टेस्ट के टाइम। यहां कुछ भी बात कर लो, नमन, सर का भाई नमन। Na मतलब नमन मतलब सोडियम, भाई मतलब बेरियम, ये पोटेशियम और ये स्ट्रोंशियम, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं ऑक्साइड्स। बाकी ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान रखते हैं तो कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि NaHCO3 और NaOH ये कभी भी सॉल्यूशन में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप NaHCO3 डालो, उसी में NaOH डालो और वो साथ दिखे आपको, नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रिएक्ट। कैसे रिएक्ट करेंगे भाई? आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट बना लेते हैं मिलके। अब बात करते हैं सिल्वर हैलाइड की सॉल्युबिलिटी की। तो बेटा सिल्वर के जो 4 हैलाइड होते हैं, AgF, AgCl, AgBr, AgI, इनमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो वो ये होता है, ठीक है। इसके अंदर AgF जो होता है वो सॉल्युबल होता है, ये सारे कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। वो कोवेलेंट कैरेक्टर वाली बात आ जाती है इसके अंदर, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लेड के क्लोराइड्स हैं, लेड के जो हैलाइड्स हैं, PbCl2, PbBr2, PbI2, इन पे क्वेश्चन आता है कि ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं, ये बॉइलिंग वाटर के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, या हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो, नॉर्मल पानी के साथ तो कोई भी रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ में ये रिएक्ट कर जाता है, ये नहीं करते, और बॉइलिंग वाटर के साथ सारे रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। बॉइलिंग वाटर के साथ सारे रिएक्ट कर जाते हैं, हॉट वाटर के साथ सिर्फ PbCl2 रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। चलो जी, ये पॉइंट भी आपको देखना है। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे। ये मैंने इतना सारा जो अभी तक तुम्हें ज्ञान दिया है, इतनी सारी जो तुम्हें बातें बताई हैं, देखते हैं उन्हें अप्लाई कैसे करेंगे हम। क्या सीखना है हमें? अप्लाई कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स कर रहा हूं, बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला BaSO4, ये S कैपिटल कर लीजिए, BaSO4। बेटा BaSO4 की यदि मैंने आपसे बात करी, तो बेटा BaSO4 पे कमेंट क्या करना है कि बताओ ये सॉल्ट सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी की ट्रिक याद करनी पड़ेगी। याद करो, सल्फेट की ट्रिक क्या होती थी? वो भारत का पंजाबी सरदार, भारत का पंजाबी सरदार आज हांगकांग गया,
भारत का पंजाबी सरदार आज हांगकांग गया। अब सल्फेट्स SiS होती है इसके लिए ट्रिक, ग्रुप 3 के लिए। तो सल्फेट्स वैसे तो सारे सॉल्युबल होते हैं, पर ये वाले कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब बेरियम का सल्फेट कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। अगर बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होगा तो हम क्या बोल देंगे कि भाई यहाँ पे बेरियम ही तो पूछा है, तो ये सॉल्ट तो कैसा होगा? इनसॉल्युबल, है ना। और देख लो सल्फेट कहीं दिख रहा है क्या? और सल्फेट कहीं दिख रहा है क्या? और सल्फेट कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा पेरिलियम। तो बेटा भारत का पंजाबी सरदार आज हांगकांग गया, ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। इनके अलावा सारे ही कैसे होंगे? सॉल्युबल। बेरिलियम उस ऑर्डर में आ रहा है क्या? कहीं भी नहीं आ रहा ना, तो ये क्या होगा? सॉल्युबल। बोलो, ठीक है। अच्छा, कॉपर का सल्फेट भी दिख रहा है और कैडमियम का सल्फेट भी दिख रहा है। तो भारत का पंजाबी सरदार आज हांगकांग गया। भारत का पंजाबी सरदार मतलब बेरियम, कैल्शियम, लेड, स्ट्रॉन्शियम, सिल्वर, Hg, ये होने चाहिए ना, राइट। अब बताओ इनके अंदर कहीं भी कैडमियम है? नहीं है, तो कैडमियम कैसा होगा? सॉल्युबल। इनके अंदर कहीं भी कॉपर है? नहीं है, तो कॉपर भी कैसा होगा? सॉल्युबल। तो बस बेटा इस तरीके से ट्रिक को अप्लाई करना होता है। तो हम बोल देंगे कॉपर सल्फेट भी आपका क्या होगा? सॉल्युबल। और कैडमियम सल्फेट भी आपका क्या होगा? सॉल्युबल। चलो अब क्या करें, एक काम करते हैं, एक और कर देते हैं, नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। नाइट्रेट कहाँ आता था? ग्रुप 2 में आता था। नाइट्रेट्स क्या होते थे? वैसे तो जनरली तो वैसे सॉल्युबल होते थे, पर सिर्फ और सिर्फ एक BiO बायो वाला जो होता था वो क्या होता था? इनसॉल्युबल। बाकी सारे के सारे ही कैसे होते थे? सॉल्युबल। तो बताओ, सो सिंपल, तो सिंपल। ये कैसा होगा जी? सॉल्युबल। और कोई नाइट्रेट दिख रहा है क्या? और कोई नाइट्रेट दिख रहा है क्या? और कोई नाइट्रेट दिख रहा है क्या? KNO3, ये भी कैसा होगा? सॉल्युबल। सिर्फ और सिर्फ BiO वाला है जो इनसॉल्युबल होगा। इस तरीके से बेटा ये बची हुई सारी सीरीज जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। ट्रिक आपके सामने है, होमवर्क। ठीक है, देखते हैं सॉल्युबिलिटी कितना, इसको याद करके अटेम्प्ट करना, सीरीज की ट्रिक्स को याद करके अटेम्प्ट करना, तुम्हें एक्चुअली फील होगा कि तुम कितनी इजीली चीजों को बता पा रहे हो। ठीक है, पक्का कर लेंगे। तो बेटा इसके साथ मैंने आपसे हंसते खेलते सॉल्युबिलिटी की बातें निपटा दी, ट्रिक्स बता बता के, ऑर्डर बना बना के, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के रेडिकल्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाले बताए, और आपको सारी बातें बता दी गई हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें स्ट्रांग होती जाएगी, समझ आता जाएगा। देखो इस सवाल को, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स, पानी पी लेते हैं जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स। हाँ जी, कर ले बात आगे, शुरू कर लेंगे हीटिंग इफेक्ट्स। चलिए तो बेटा अगला टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। बहुत सारी बातें आपको आती होंगी, पर जब आती होंगी जब आप इनऑर्गेनिक को इंटरेस्ट से पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़ के आए होंगे तो फिर यहां दिमाग लगा लेंगे, अब आ जाएंगी। पहले से आती होंगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे तो बहुत सारी बातें पता थी। हम इन जनरल बात करेंगे, हम सॉल्ट्स की अलग अलग वैरायटी लेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि उनको हीट करते हैं तो कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक्सेप्शन की तो बात आएगी, वो इनऑर्गेनिक ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो वो बातें तो हमें करनी ही होंगी। फटाफट से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हीटिंग इफेक्ट की जब मैं बात करता हूं तो बेटा सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने ली है वो है मेटल के कार्बोनेट्स। क्या ली है मैंने? मेटल के कार्बोनेट्स। तो सुनिए, मेटल के कार्बोनेट्स, जब मैं आप लोगों को ड्राई टेस्ट पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था कि हम लोग चारकोल कैविटी टेस्ट के टाइम Na2CO3 बाहर से डालते इसीलिए थे क्योंकि मेटल के कार्बोनेट्स आर इजी टू डीकंपोज, और वो डीकंपोज होकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। याद करो, ZnCO3 ZnOCO2 बनाता था, CuCO3 CuOCO2 बनाता था। तो मेटल के कार्बोनेट जो हैं वो हीटअप होके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और CO2 बनाते हैं, पर सब ऐसा नहीं कर पाते, सबके साथ नहीं होता लक्ष्मण। तो क्या होता है? तो बेटा जी यहां पे देखो, ये जो कुछ मेटल्स हैं ये कभी भी हीटअप होके अपने मेटल कार्बोनेट्स को डीकंपोज नहीं करते। ये अपने मेटल कार्बोनेट डीकंपोज नहीं करते। ये कौन है? ये तो एल्कली मेटल्स हैं यार। तो लिथियम क्यों कर रहा है? तो बेटा लिथियम वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता था ना, डायगोनल रिलेशनशिप के चक्कर में वो मैग्नीशियम के जैसा बिहेव कर देता था और डीकंपोज हो जाता था, पर ये वाले डीकंपोज नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है, क्यों? ड्यू टू देयर हाई थर्मल स्टेबिलिटी।
क्योंकि इनके कार्बोनेट थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल हैं तो ये डिकम्पोज नहीं करते। बाकी सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे डिकम्पोज हो जाते हैं? ऑक्साइड में और CO2 में। अब देखो एक गेम खिलाता हूं तुम्हें। गेम हमने क्या बोला? जिंक का कार्बोनेट है, क्या करना है? ऑक्साइड और CO2 बना देंगे। लिथियम का कार्बोनेट है, एल्कली मेटल है, पर क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है तो ये भी ऑक्साइड और CO2 बना लेता है। ठीक है जी। अब ये देखो, ये क्या आया? CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। सर ये तो कार्बोनेट नहीं है, साथ में हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये बेसिक कार्बोनेट है। कोई बात नहीं है, तो बस इतनी सी ट्रिक ध्यान रखो, जहां हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा दिख जाए ना, तुम्हारा ऑक्साइड और CO2 तो बनाओ ही बनाओ, साथ में क्या चिपका दो? वाटर चिपका दो। जहां भी हाइड्रोक्साइड दिख जाए, अपनी नॉर्मल रिएक्शन तो करवाई करवाओ, साथ में क्या चिपका दो? वाटर चिपका दो। ये रामबाण है, काम चल जाएगा। कुछ एक्सेप्शन एक आएगा, वो बता दूंगा। तो देखो, ये तुम्हारा कार्बोनेट बेसिक वाला था ना, CuH वोल्टवाइज वाला था, क्या किया? ऑक्साइड बनाया, CO2 बनाया, साथ में क्या चिपका दिया? वाटर। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं रिएक्शन, बैलेंसिंग तुम्हें आती होगी, मैं तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट बताना सिखा रहा हूं। ठीक है? अच्छा ये देखो, ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट है जिसके साथ हाइड्रोक्साइड है। कुछ भी नहीं करना, ऑक्साइड बनाओ, CO2 बनाओ, वाटर चिपकाओ। सही है? अच्छा ये देखो, K2CO3 क्या बना दूं? K2O और CO2 बना दूं क्या? नहीं, क्योंकि ये एल्कली मेटल का है, लिथियम के अलावा कोई भी डिकम्पोज नहीं होता। हम फ्लो में यहां भी आंसर बना देते हैं, पर ये खरबूजा है, ये आपका डिकम्पोज नहीं होता। ध्यान रहेगा? पक्का? अच्छे से फोड़ देंगे कि फूट जाएंगे? फोड़ देंगे सर। ठीक है ना? यही एटीट्यूड चाहिए। ओके साहब, आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आता है तो अब देखो मेटल का बाइकार्बोनेट। अब एक बात और सुन लो पहले, मैंने कहा जहां भी हाइड्रोक्साइड दिखे वाटर चिपका देना, राइट? ये बात हमेशा सही रहती है, पर इसका एक एक्सेप्शन है, बाद में बताऊंगा तो भूल जाओगे तुम, तो अभी सुन लो। अब जैसे ये था, तो यहां पे तुम्हारे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या है? हमने जो सीखा है उसके हिसाब से तो हम ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे ऑक्साइड बना देंगे, यहाँ CO2 निकाल देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे? वाटर बना देंगे। पर बेटा पहली बात तो ये वाला ऑक्साइड नहीं बनता, और खाली CO2 से काम नहीं चलता, CO भी निकलती है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो ये तुम्हें ध्यान ही रखना पड़ेगा, एंड दिस इज वे टू इंपॉर्टेंट। तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलेगा जेई वाला सवाल पूछ के, तो ये ऐसे ही सवाल पूछेगा जहां इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे टीचर को गाली निकाल देते हैं, तो गाली नहीं निकालनी है, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया है कि ये जब केस आएगा PB वाला, तो इसको जब हीट करते हैं तो एक तो ऑक्साइड बनता है, मिक्स्ड ऑक्साइड PB3O4, ठीक है, और इसके साथ साथ तुम्हारा क्या बनता है? CO और CO2 दोनों गैसेस निकल जाती हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ CO2 पता था, यहां दोनों गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है? ये इकलौता ऐसे एक हाइड्रोक्साइड का एक्सेप्शन है आपके सिलेबस में, जहां पे वो कुछ खरबूजा दे सकता है आपको। बाकी तो कहानी आसान है अभी तक की। ठीक है जी? कार्बोनेट समझ आ गया? बाइकार्बोनेट पे आ जाओ। बाइकार्बोनेट तो बहुत इजी है। बाइकार्बोनेट में करना ही क्या है? हीट करोगे कार्बोनेट, CO2 और वाटर। क्या करोगे? कार्बोनेट, CO2 और वाटर। जैसे NaHCO3 है, हीट करोगे क्या बनेगा? Na2CO3, CO2 और वाटर। एल्कली मेटल के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं, पर बाइकार्बोनेट हो जाते हैं। तो सोडियम का बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट बना, CO2 बना, वाटर बना। ये रिएक्शन तो बचपन से आती है हमें, एस ब्लॉक में भी पता थी, 10वीं में भी पता थी। ये रिएक्शन तो आसान है। बाइकार्बोनेट्स के लिए तो कोई मुश्किल वाली बात हमारे लिए खास है नहीं, राइट? अगर बाइकार्बोनेट्स में मुश्किल नहीं है, तो अब ये देखना जरा, सल्फेट्स, सल्फेट में भी क्या? ऑक्साइड बना देंगे, कोई गैस निकाल देंगे। पर बेटा बच्चे ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कभी तो SO3 निकल जाती है, कभी तो SO2 निकल जाती है। तो मैं उसका लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें, सुनो। कोई भी मेटल का सल्फेट है, इसको तुम जब हीट करोगे तो बेटा टेम्परेचर का बाउंडेशन है। अगर 800 डिग्री से कम हीट करोगे, अगर 800 डिग्री से कम हीट दोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में SO3 बनेगा। अगर मेटल का सल्फेट लेके चल रहे हो, उसको 800 डिग्री से कम ही टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? SO3, सल्फर का ट्राइऑक्साइड। पर अगर तुमने 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो ये SO3 भी बेटा क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है SO2 प्लस हाफ O2 में। तो बेटा अगर 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो मेटल का ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ में क्या बन जाएगा? SO2 और O2। तो 800 से कम पे SO3 अपनी फॉर्म में रहता है, पर 800 से ज्यादा टेम्परेचर होता है वो टूट जाता है SO2 और O2 में। ठीक है साहब? तो देखो रिएक्शंस देखो, ये कौन फॉलो नहीं करता? फिर से, लिथियम के अलावा बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं फॉलो नहीं करते। चलो देखते हैं। अब मैंने बोला, सपोज करो मेटल का सल्फेट तुम्हारा था जिंक का सल्फेट।
मैंने क्या लिया, जिंक का सल्फेट। तो अब हीट करूंगा तो टेम्परेचर बताओ, अगर 800 से कम है तो ZnO के साथ SO3 बन जाएगा, अगर 800 से ज्यादा है तो ZnO के साथ SO2 भी निकल जाएगी और O2 भी निकल जाएगी। क्लियर है, समझ आ गया? अगर ये समझ में आ गया, मेटल के सल्फेट समझ में आ गए, तो बात करते हैं मेटल के नाइट्रेट्स की। इसकी बात करने जा रहे हैं अब हम, मेटल के नाइट्रेट्स की। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेटल के नाइट्रेट्स की बात करोगे तो बेटा नाइट्रेट्स कैसे टूटते हैं? जैसे बाइकार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट CO2 और O2 निकल जाता है, वैसे यहाँ पे देखो मेटल का ऑक्साइड निकल जाता है, NO2 और O2 निकल जाता है। बेटा मैंने एक बार पहले भी आपको ये बात बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, NO2 और O2 जब निकलता है ना तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है क्या, कि NO2 के लिए लोग ये कहते हैं कि ब्राउन कलर्ड पैरामैग्नेटिक गैस, ब्राउन कलर्ड पैरामैग्नेटिक गैस। और O2 के लिए लोग क्या कहते हैं, कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस। ठीक है साहब? तो मेटल नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, NO2 बनता है और O2 बनता है। इन जनरल यही होता है। पर पर जो आपके एल्कली मेटल होते हैं उसमें भी लिथियम के अलावा, क्योंकि लिथियम तो मैग्नीशियम की तरह बिहेव करता है डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से, पर ये जो बचे हुए हैं ना, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रेट ऑक्साइड और NO2 नहीं बना पाते नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन पे। ये क्या करते हैं, ये बेटा मेटल का नाइट्राइट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, मेटल का नाइट्राइट बनाते हैं, और साथ में क्या निकलती है इनके, ऑक्सीजन। जब मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हो तो मेटल का नाइट्राइट बनता है और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन। एल्कली मेटल के लिए है ये सुविधा। ये सुविधा किसके लिए है, एल्कली मेटल्स के लिए। अच्छा जी, अगर एल्कली मेटल नाइट्रेट को हीट करते हो तो मेटल का नाइट्राइट बनता है और O2 बनता है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यदि इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूं, अगर मैंने बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो बेटा मेटल का ऑक्साइड बन गया और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकल गई। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। क्या मैंने क्या बोला, NaNO3 को हीट करोगे तो मेटल का नाइट्राइट और O2 बन गया, नाइट्राइट को फर्दर और ज्यादा हीट करूंगा तो बेटा N2 और O2 निकल जाएगी और मेटल का ऑक्साइड रह जाएगा। पर हाँ, ये सिर्फ एल्कली मेटल्स में होता है, बाकी सब तो नॉर्मल ऑक्साइड देते हैं, NO2 देते हैं और O2 देते हैं। जैसे कि जिंक का नाइट्रेट है तो जिंक का ऑक्साइड NO2 और O2, बेरियम का नाइट्रेट है तो बेरियम का ऑक्साइड NO2 O2, लिथियम उनके जैसी बिहेव करता है, ऑक्साइड NO2 और O2, पोटेशियम का नाइट्रेट तो बेटा जी दिमाग चलना चाहिए, ऑक्साइड NO2 और O2 मत कर देना। पोटेशियम का नाइट्रेट ये कैसा है, एल्कली मेटल, और यदि ये है तुम्हारा एल्कली मेटल तो यहां पे क्या बनेगा, नाइट्राइट। यहां क्या बनेगा, नाइट्राइट। बेटा फ्लो फ्लो में गलती मत करना, ठीक है? समझ में आई बात? नाइट्रेट समझ में आ गए अच्छे से? ये NO2 और O2 की खास बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? अगर ये भी समझ में आ गया तो बेटा बातचीत करते हैं हम आगे। अगर हम बात करते हैं आगे तो अब आते हैं आपके मेटल के एजाइड्स। तो आपको याद है एजाइड आयन मैंने क्लियर किया था पी ब्लॉक के टाइम पे। बेटा बच्चे ना कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें और इसमें, क्योंकि अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो एक जैसी बात ही लगती है बोलने में, N3-। बेटा जब 3- चार्ज है तो उसको आप बोलते हो नाइट्राइड आयन। जब 3- चार्ज में होता है तो उसे आप क्या कहते हो, नाइट्राइड आयन। और जब N3 पे टोटल -1 चार्ज है तो उस केस में आप क्या बोलते हो, एजाइड आयन। क्या बोलते हो, एजाइड आयन। ठीक है साहब, नाइट्राइड आयन और एजाइड आयन। ओके, अगर एजाइड आयन की बात कर रहे हैं तो बेटा ये रिएक्शन तो सिंपल है, पी ब्लॉक में बताई थी। प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करने का तरीका होता है एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मैंने मेटल एजाइड लिया, उसको हीट किया तो क्या होगा, मेटल अलग निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। और हमने पढ़ा था बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को हीट करते हैं तो प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करने का तरीका होता है। बड़ी हुई रिएक्शन है, तो बस हीटिंग इफेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं तो इस कैटेगरी को भी यहाँ पे हमने शामिल कर लिया। ठीक है साहब, कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं मेटल के हैलाइड्स। मेटल के हैलाइड्स में क्या होता है बेटा, जब मेटल के हैलाइड को हीट करते हो, मेटल के हैलाइड को जब हीट करते हो तो क्या बनता है, सर याद सा नहीं आ रहा क्या होता है, मेटल ही बन जाता है क्या? तो नहीं लाला, मेटल के हैलाइड को हीट करेगा तो मेटल का हैलाइड ही बनेगा। मेटल के हैलाइड को हीट करेगा तो मेटल का हैलाइड ही बनेगा, पर
फर्क होता है। फर्क क्या होता है? आप बोलते हो यहां पे जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हाई। और उससे आप किधर चले जाते हो? लो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से आप किधर चले जाते हो? लो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला FeCl3 को यदि मैंने हीट किया तो वो किस साइड चला जाएगा? FeCl2 में चला जाएगा और Cl2 रिलीज कर देगा। यदि मैंने PbCl4 को हीट किया तो क्या हो जाएगा? PbCl2 बन जाएगा और हाफ Cl2 अलग से रिलीज कर देगा। तो बेसिकली आप +3 से +2 में आ गए, बेसिकली आप +4 से +2 में आ गए। तो बेटा जी आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गए? लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मेटल हैलाइड्स का ये हिसाब किताब है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये कि एक तो मेटल हैलाइड को हीट करने पे मेटल हैलाइड ही बनता है, फर्क होता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से किधर जाता है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। ठीक है, चलिए अगर मेटल हैलाइड आपको समझ में आता है तो हम बात करते हैं आगे। बेटा अब ये तो हमने जनरल कैटेगरीज पढ़ ली, अब हमें ना कुछ कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कुछ कुछ कंपाउंड। जब कुछ कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं तो देखो उनकी रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने जब मेटल सल्फेट को हीट करना बताया था तो मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था मेटल सल्फेट को हीट करोगे, अब तुम अगर 800 से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो SO2 और O2 निकल जाएगा, और 800 से कम टेम्परेचर दोगे तो SO3 निकल जाएगा और मेटल का ऑक्साइड तुम्हारा रहेगा। तो बेटा वही काम मैं यहां कर रहा हूं, पर यहां कुछ अलग है इसलिए इसको तुम्हें पढ़ा रहा हूं। FeSO4.7H2, एक तो इसका नाम ध्यान रखना, इसे कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल। H2SO4 को क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो बेटा ये जो ग्रीन विट्रियोल है, जब इसको हीट किया तो पहले तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा, FeSO4 अलग निकल गया, पानी तुम्हारा अलग निकल गया। अब इसको जब तुम 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो बेटा ऑक्साइड तो बनाएगा, ठीक है, पर साथ में ये SO2 और SO3 एक साथ ही दे देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जनरली या तो SO2 निकलता है या SO3 निकलता है, पर यहां पे दोनों गैसेस निकल जाती हैं और वो भी कम टेम्परेचर पे, 300 डिग्री पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। अगली रिएक्शन हमें क्या पढ़नी है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल क्या होता है? व्हाइट विट्रियोल होता है ZnSO4.7H2O। भाई ब्लू विट्रियोल होता है CuSO4.5H2O। ग्रीन विट्रियोल होता है FeSO4.7H2O और व्हाइट विट्रियोल होता है ZnSO4.7H2O। तो बेटा अब यहां क्या होगा? फिर से इसको जब हीट करोगे तो इसके लिए ना बहुत हाई टेम्परेचर नहीं रखते हम, 70-80 डिग्री पे खेल रहे हैं शुरुआत में। तो मैंने कहा जब टेम्परेचर 70 से कम है तो बेटा इस कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एक पानी का मॉलिक्यूल जो है अटैच्ड वो कम हो जाएगा, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा? कम। अब मैंने जब 70 से ज्यादा हीट किया तो एक ही रह जाएगा। तो यहां कहानी सुनो, यहां एक कम हुआ था पर यहां एक रह गया। जब 70 डिग्री से कम पे किया था तो 7 से एक कम हो गया था, 6 रह गया था, पर जब 70 से ज्यादा किया तो 6 से एक ही रह गया। यहां एक कम हुआ था पर यहां एक रह गया था। अब मैंने क्या किया, जब एक पानी का मॉलिक्यूल रह गया तो इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया 220 डिग्री पे, तो ये जो एक पानी का मॉलिक्यूल था ये भी निकल गया। जब ZnSO4 रह गया तो अब तो अपना खेल आसान है, 800 से कम करोगे तो ऑक्साइड और SO3 बनेगा, 800 से ज्यादा करोगे तो ऑक्साइड के साथ SO2 और O2 बनेगा। ठीक है साहब, कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पे 70 से कम किया तो एक मॉलिक्यूल निकल गया और 70 से ज्यादा किया तो एक ही बच गया। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। जब हमने व्हाइट विट्रियोल भी समझ लिया, ग्रीन विट्रियोल भी समझ लिया, तो अब हम बात करते हैं जिप्सम की। इसकी बात करने जा रहे हैं अब, जिप्सम की। बेटा जिप्सम में समझिए एक बात, जिप्सम की रिएक्शन आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, आप लोगों ने S ब्लॉक के टाइम भी पढ़ी थी एल्कलाइन अर्थ मेटल में। बस हम लोग तो जो अब आज हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है तो एक साथ पढ़ रहे हैं कि बेटा ये आपका होता है जिप्सम। इसको जब आप 120 डिग्री पे हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, POP में, CaSO4.12H2 हेमी हाइड्रेट बनाता है ये। इसको जब तुम 120 डिग्री से ज्यादा हीट करते हो तो बेटा ये हाफ H2O भी हट जाता है। ये जो CaSO4 एनहाइड्रस रह गया इसका नाम होता है DBP, डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या होता है? डेड बर्न्ट प्लास्टर। पर क्या मेटल का सल्फेट आ गया क्या? और अब सल्फेट आ गया तो फिर करना ही क्या है? 800 से कम और 800 से ज्यादा, सफलता का वादा। CaO के साथ 800 से कम पे क्या होगा? SO3 बन जाएगा और 800 से ज्यादा पे SO2 प्लस O2 बन जाएगा। सिंपल, शो सिंपल। बताओ समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अगर जिप्सम समझ आ गया तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। अब ये रिएक्शन तुम्हें पढ़ाई नहीं थी क्या? माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट के टाइम ही पढ़ा दी थी कि NaNH4HPO4.4H2, ये तो तुम्हारा क्या होता है? यही तो होता है तुम्हारा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट।
ये क्या होता है तुम्हारा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। हीट करते हैं तो पहले तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या होता है, मेटाफॉस्फेट बनता है, अमोनिया गैस निकलती है और H2O निकलता है। मेटाफॉस्फेट बनता है, अमोनिया गैस निकलती है और H2O निकलता है, राइट। जब ये हो गया, जब ऐसा हो गया, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्या बात करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बेटा ये कुछ हीटिंग इफेक्ट ऐसे हैं जो नॉर्मल ऑर्डर से हटके चलते हैं, तो ये हमने एक साथ रख रखे हैं। इनको जब आप 5-7 बार लुक लोगे ना तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगी बात, ठीक है। थोड़ा सा लुक लोगे तो समझ आ जाएगी बात। देखना कैसे, देखो यार, हमने सबसे पहले क्या बात करी, हमने सबसे पहले बातें करी, हमें कुछ कुछ अलग अलग हीटिंग इफेक्ट्स की बात करनी है आपसे। तो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ कि देखो मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है। मैंने क्या सिखाया था, मैंने बोला था मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। पर बेटा इनके केसेस में ऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, आपका बचता है मेटल और आपका बनता है O2CO2 O2CO2। मतलब मेटल ऑक्साइड आपका मेटल और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट को जब तुम बात करोगे तो ये डायरेक्ट टूट गया मेटल और CO2, मेटल और CO2 में। सिमिलरली यहां देखो जब तुमने फॉर्मेट्स की बात करी तो यहां भी वही बात होगी जो ऑक्सिलेट में हो रही थी, बस फर्क इतना पड़ जाएगा कि क्योंकि फॉर्मेट था तो एक एक फॉर्मिक एसिड और बन जाएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन होगी ऑक्सिलेट वाली की, मेटल और CO2, मेटल और CO2, पर क्योंकि फॉर्मेट आयन था तो एक एक और क्या बन जाएगा साथ में, फॉर्मिक एसिड। एक एक और क्या बन जाएगा साथ में, फॉर्मिक एसिड। ओके अच्छा देखो AgNO3, जब मेटल का नाइट्रेट हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, मेटल का ऑक्साइड बनता है और NO2 बनता है ना, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड बनता है और NO2 बनता है। अगर मेटल का ऑक्साइड बनता है और NO2 बनता है तो इस पे तो इनफैक्ट मैंने आपको एक बात भी याद करवाई थी। मैंने क्या बोला था कि NO2 के लिए ये वाली बात ध्यान रखना और O2 के लिए भी ध्यान रखना, ऑक्साइड NO2 O2 के लिए। तो बेटा जी पर यहाँ पे देखो यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा, यहां क्या हो रहा है, मेटल का ऑक्साइड NO2 और O2 की जगह पे मेटल बन रहा है, फिर NO2 और O2 बन रहा है, डायरेक्टली क्या निकल रहा है, मेटल। सिमिलरली मरकरी के केस में भी डायरेक्टली क्या निकल रहा है, मेटल। तो मरकरी का कार्बोनेट भी वियर्ड बिहेव करता है। सिल्वर और मरकरी बेसिकली नोटोरियस हैं, तो सिल्वर और मरकरी के केस में देख लो हटके बिहेवियर है, हर जगह मेटल खुद निकलना पसंद कर रहा है, ना तो ऑक्साइड की फॉर्म में रहना चाहे, ना कार्बोनेट की फॉर्म में रहना चाहता है, ना किसी और फॉर्म में रहना चाहता है। सिल्वर और मरकरी के लिए खास बातें हैं ये, ठीक है जी। अगर ये बात समझ में आई तुम्हें तो अब देखो ये तुम्हारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, जैसे MgCl2.6H2O, AlCl3.6H2O, FeCl3.6H2O। जब हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात करते हैं तो बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट में फिक्स प्रोडक्ट है ऑक्साइड HCl वाटर। क्या बनेगा, ऑक्साइड HCl वाटर। इसमें देख लो ऑक्साइड HCl वाटर, इसमें देख लो ऑक्साइड HCl वाटर, इसमें देख लो ऑक्साइड HCl वाटर। तो जब भी हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट को हीट करोगे तो HCl क्लोराइड का HCl निकल जाएगा, ऑक्साइड अलग आ जाएगा, वाटर अलग आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी अगर ये बात हुई तो अब बात करते हैं आगे। बेटा देखो ZNO वाली बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि व्हाइट व्हेन हॉट येलो व्हेन, मतलब येलो व्हेन हॉट व्हाइट व्हेन कोल्ड, तो ये एक रिएक्शन हमने बनाई। ठीक इस तरीके से PbO में जब आपका कोल्ड होगा तो येलो होगा, हॉट होगा तो रेड होगा, रेड हॉट जिसको बोलते हैं। KMNO4 की रिएक्शन हमने डी ब्लॉक के टाइम ही पढ़ ली थी, ये दोनों रिएक्शन। KMNO4 खुद पर्पल होता है, ये किसमें जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, +7 से +6 +7 से +4। डिस्प्रपोर्शनेशन का हमें डाउट होता है, कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करता है। डी एंड एफ पे भी मैंने सेम लाइन बोली थी, ध्यान रखना, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर MnO4-2 होता तो इसमें और इसमें जाता तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता। यहां नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ये पर्पल कलर ग्रीन और ब्राउन वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ डाइक्रोमेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमेट में और Cr2O3 में। इसका कलर प्लीज याद रखिएगा ग्रीन, ये तो तुम्हें याद होता ही है, ठीक है। Cr2O3 का कलर कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है साहब। ये भी समझ में आ गया। अगर ये भी समझ में आ गया तो ये एक लास्ट चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके पास में जब भी आपके पास में कार्बोनेट है पर वो हाइड्रोक्साइड के साथ है, कार्बोनेट को हीट करने पे ऑक्साइड और CO2 बनता है, और अगर हाइड्रोक्साइड है तो मैंने कहा था एक पानी भी चिपका देना साथ में, ऑक्साइड और CO2 होगा साथ में एक पानी चिपका देना। परंतु ये क्या था, एक्सेप्शन। यहाँ पे ऑक्साइड तो मिक्स्ड वाला बन रहा था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO और CO2 दोनों बन रही थी। वाटर निकल गया, समझ में आ गया, पर CO और CO2 दोनों बन गई, ठीक है। अच्छा तो बेटा इसके साथ हमने आज क्या कवर किया, हमने आज कवर किया, हमने सॉल्युबिलिटी ऑर्डर समझ लिए, हमने सारे तरीके के ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के रेडिकल्स की सॉल्युबिलिटी देखी,
हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, फिर हमने वो एक एग्जाम्पल किया जिससे हमने वो जो ट्रिक सीखी थी वो लगा के देखी कि कैसे पता करते हैं कि क्या सॉल्ट सॉल्युबल और क्या सॉल्ट इनसॉल्युबल। फिर मैंने आपसे बात करी हीटिंग इफेक्ट्स की। हीटिंग इफेक्ट्स की बात मैंने क्या करी, मैंने आपसे बात करी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ले लिया, ग्रीन विट्रियोल ले लिया, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड ले लिए, और मैंने आपको पूछा कि बताओ किस में क्या हीटिंग इफेक्ट होगा। फिर मैंने आपसे एजी और मरकरी की हटके सबसे बात करी कि वो कैसे सबसे अलग बर्ताव करते हैं। मैंने आपसे जिंक ऑक्साइड, पीबीओ, इनके कलर वलर के बारे में बात करी। तो बेटा कुल मिला के हमें अब ये समझ में आ गया, एजाइड वगैरह की भी बातें हुई थी कि किसका हीटिंग इफेक्ट कैसा होता है। ठीक बात है। तो बेटा ये दोनों फैक्टर्स हमने कवर कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बचती है, जो क्या थी, कॉमन आयन इफेक्ट कैसे लगता है। वो जब हम एक से ज्यादा रिएजेंट ले रहे हैं जिनमें कॉमन आयन है, तो वो कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, क्या उनका काम होता है, वो बात करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, PYQs, और हमारा सॉल्ट एनालिसिस और हमारी 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है साहब, तो चलिए डीपीपी जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, डीपीपी जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, आज जो भी पढ़ाया है मैं हर क्लास में कहता हूं लिख लिख के देखना। मेरे लिए पढ़ाना आसान है क्योंकि मुझे हर लेक्चर में तुम्हें एक फिक्स बातें बतानी, और मैं बहुत साल से यही बता रहा हूं। पर बेटा तुम लोगों को सब कुछ ग्रैस्प करके रखना है। इतनी सारी ट्रिक्स हैं कि ट्रिक्स में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेटा कितने ठंडे दिमाग से पढ़ोगे, कितने सही से करोगे रिवीजन, उस पर डिपेंड करता है। और अब सारा टाइम पढ़ाई को ही देना है, वैसे भी मेंस आने ही वाला है, 2022 खत्म होने ही वाला है, तो पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं, और पढ़ाई में चैलेंजेस आते जाएंगे तो हम करते जाएंगे, कर हर मैदान फतेह। राइट है, चलो तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। डीपीपी सॉल्व करके आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, बात करते हैं आगे। थैंक यू।